हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। उसके बाद हमने लॉज पढ़े, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, डॉबरेनर ट्रेंड एंड देन मैंडली पीरियोडिक टेबल। और लास्ट वीडियो लेक्चर जो था हमारा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर था। तो स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आज थोड़ा सा शुरू करेंगे, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आई तो उसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारे सामने निकल के आए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज थे उनके बारे में पहले बात करते हैं कि मॉडर्न एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट? फर्स्ट एडवांटेज के हम लोग अंदर ये कह सकते हैं कि देखो, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन की गई तो हमें इजी हो गया था एलिमेंट्स की क्या पढ़ने का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम इजीली से डिस्कस कर पा रहे थे। तो ड्यू टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिजिकल and chemical property can be easily understood. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वजह से ही, उसके कारण ही हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की उनको इजीली से पढ़ पा रहे थे, समझ पा रहे थे। सेकंड, जो आइसोटॉप्स का एक कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था कि आइसोटॉप की पोजीशन नहीं है भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो उसके बारे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कह दिया कि आइसोटॉप का सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो इनको कोई ओनली वन पोजीशन दे देते, ओनली वन पोजीशन गिवन टू आइसोटॉप। मतलब जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 1s1, 2s1, 3s1, तो उन सबका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉट बेस्ड ऑन मास नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की वजह से फिर बोल दिया गया कि भाई एटॉमिक नंबर सबका सेम है तो उनको एक ही पोजीशन दे दो। थर्ड पॉइंट, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक बनाए S, P, D एंड F, इन ब्लॉक्स ने भी हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने में आसानी प्रोवाइड की। मींस ये इसने काफी हेल्प करी हम लोगों को। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होंगे आपके, एल्कली मेटल, और क्या होंगे एल्काइन अर्थ मेटल। इसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या कह देंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक को क्या कह देंगे हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक के अंदर जो 2 सीरीज आती है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, तो इनके बारे में भी इसने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके हमें बता दिए थे, जिससे हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ने में जो है आसानी हो गई थी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो कुछ मिसफिट एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, कुछ मिसफिट एलिमेंट थे। फॉर एग्जांपल जब मिसफिट एलिमेंट कब थे? जब आपकी कौन सी पीरियोडिक टेबल थी? मैंडली पीरियोडिक टेबल थी। तो मिसफिट एलिमेंट थे कौन से थे? जैसे मैं आपसे बात करूं, आर्गन और पोटेशियम और कोबाल्ट एंड निकल, इनको हम मास के अकॉर्डिंग इनको कहते थे कि मिसफिट एलिमेंट है। मतलब आर्गन का मास क्या है? ज्यादा है, और पोटेशियम का मास क्या है? कम है। लेकिन पोटेशियम को बाद में रखा गया, आर्गन को पहले रखा गया। तो इसके बारे में भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हमें बता दिया था कि दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, द पीरियोडिक टेबल इज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एंड सिमिलरली कोबाल्ट और निकल के साथ भी यही केस था। तो इन बातों को भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो हमें एक्सप्लेन कर दिया था कि ये इस वजह से ऐसा किया गया है कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनको रखा गया, नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो गया हमारे पास। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट के अंदर कहा जा सकता है कि जो पीरियोडिक टेबल थी उसको इजी टू लर्न थी। इजी टू लर्न मतलब पीरियोडिक टेबल को आप इजीली से क्या कर सकते थे? याद कर सकते थे, पढ़ सकते थे। इसके बाद ये आपके एडवांटेज हो गए किसके? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। फर्स्ट क्या हो गया? ड्यू टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को आप लोग इजीली से पढ़ सकते हो। आइसोटॉप की अगर मैं बात करूं तो आइसोटॉप को एक ही एटॉमिक नंबर दिया गया, एक ही पोजीशन दी गई।
उसके बाद एसपीडीएफ ब्लॉक जो बनाए थे तो उनके अकॉर्डिंग हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एस के अंदर कौन रहेगा, तो कौन रहेगा, एस के अंदर रहेगा एल्कली मेटल और क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल। पी के अंदर कौन रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी में कौन रहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ के अंदर कौन रहेंगे, लेंथेनॉइड और क्या एक्टिनॉइड। उसके बाद कुछ एलिमेंट थे मिसफिट एलिमेंट थे जिनके बारे में हम लोग कहते थे कि यार ये कैसे हो गया, तो उसमें बात आती है आर्गन की और किसकी, पोटेशियम की। आर्गन का मास क्या होता था ज्यादा, पोटेशियम का मास क्या होता है कम, लेकिन इनको आगे पीछे, इनको आर्गन को पहले रखा गया, पोटेशियम को क्या रखा गया बाद में। तो उस बारे में बोला गया, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल ने कहा कि अरे भाई ये इस वजह से रखा गया है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए। सेम कोबाल्ट और किसके साथ, निकल के साथ। एंड देन ये जो पूरी पूरी प्रेडिक्टेबल थी इसको आप लोग इजीली से क्या कर सकते थे, लर्न कर सकते थे। एंड अब आते हैं डिसएडवांटेज की बात। डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज क्या होंगे, देखो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि आप हीलियम को पढ़ते हुए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 1s2। अब 1s2 हो गया तो होना क्या चाहिए कि हमारे पास ग्रुप 1 के अंदर कौन से एलिमेंट रहते हैं, ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले, और 2 के अंदर कौन रहते हैं, ns2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो होना क्या चाहिए था कि भाई ये 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको कहाँ आना चाहिए था, ग्रुप 2 में, लेकिन इसको रखा कहाँ गया 18th ग्रुप में। तो इस बारे में भी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, इसके बारे में मॉडर्न प्रेडिक्टेबल कोई मतलब इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था वो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज हमारी पी ब्लॉक सॉरी एफ ब्लॉक के अंदर ये डी ब्लॉक में से निकाल के नीचे क्यों रखी गई, इसके बारे में भी जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। तो स्टूडेंट दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड। तो यहां तक आप लोग नोट करो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बातें। देखो पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है बेटा कि जब हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर चलते हैं, मींस पीरियोडिक टेबल के अंदर चलते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, चेंज होती रहती है। चेंजेस, चेंज आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, ठीक है, चेंज आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। तो उससे क्या हो जाता है कि इसके कुछ एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, जैसे एग्जांपल की मैं आपसे बात करूं कि आप लोग फर्स्ट ग्रुप के अंदर आओ, ग्रुप 1। ग्रुप 1 में जब हम लोग चलते हैं तो ग्रुप 1 में क्या होता है कि जब आप टॉप से बॉटम आते हो, टॉप से बॉटम जब आप लोग आते हो तो यहाँ रिएक्टिविटी जो है, इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है वो, इंक्रीज। एंड सिमिलरली जब आप लोग मतलब एस ब्लॉक के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, अब पी ब्लॉक के अंदर जब जाते हैं तो टॉप से बॉटम जब हम लोग जाएंगे यहाँ, तो यहाँ क्या होता है जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो ये दो ट्रेंड है अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के। फर्स्ट मींस एस ब्लॉक के अंदर तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज, लेकिन टी ब्लॉक के अंदर क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को पढ़ना हम लोग, इसी को पढ़ने के लिए मींस इसका रीजन जानने के लिए हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ जाएंगे। इसके बाद लेफ्ट टू राइट जब आप लोग चलते हो, लेफ्ट टू राइट आप लोग चलते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, तो ये सब बातों के आंसर जानने के लिए हमें पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ जाना पड़ेगा। अब बेटा पीरियोडिक ट्रेंड को पढ़ने से पहले उसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं जिनको अगर ना समझा जाए तो आप लोग पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। वो कौन से कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर क्या इसको क्या कह देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, और दूसरा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं कि कौन कौन से पीरियोडिक ट्रेंड है जिनके बारे में हमें पढ़ना है और किन किन पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो यहां तक नोट करो एक बार। देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स,
फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। सेकंड आयनिक रेडियस। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिफ्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड सिक्स्थ वन इज वैलेंसी। ये सारे के सारे आपके क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ऑल आर द पीरियोडिक ट्रेंड। अब स्टूडेंट एक बार ध्यान से सुनना, देखो ये सबकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, सीधे सीधे लिंक्ड अप है, लिंक्ड अप विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिंक्ड अप विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब आप कह सकते हो कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, इन सब की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आप लोग कहोगे जो उनके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मतलब अभी तक क्या बोल दिया हम लोगों ने कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो रेगुलर इंटरवल के बाद होती है चेंज। अब चेंज क्यों हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एस ब्लॉक के अंदर जाते हैं टॉप से बॉटम तो रिएक्टिविटी हो जाती है इंक्रीज, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर वही रिएक्टिविटी हो जाती है डिक्रीज टॉप से बॉटम में। तो पीरियोडिक ट्रेंड जो वो डायरेक्टली सीधे सीधे लिंक्ड अप है किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी जो उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वहां, उससे डायरेक्टली लिंक्ड अप है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप कह सकते हो। तो पीरियोडिक ट्रेंड कौन कौन से हैं, एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयनेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्या है, वैलेंसी है। और इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो स्टूडेंट अब इन्हीं की तरफ चलते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। देखो इन दोनों कॉन्सेप्ट का ब्रह्मास्त्र कह सकते हो आगे के जो पीरियोडिक ट्रेंड अगर आप लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि ये अगर आप साथ लेके नहीं चले तो आप इनके ऊपर जो अभी ट्रेंड हमने लिखे थे इनके ऊपर किसी भी तरीके का अटैक नहीं कर पाओगे या फिर इनको पढ़ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग। देखो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या है भाई, देखो जब हम लोग कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम लेते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कोई हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम लिया कुछ इस तरीके से, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम लिया तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज बना देंगे उसका, इस तरीके से कई सारे जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हम लोगों ने ले लिए और यहाँ इलेक्ट्रॉन शो कर दिया इस तरीके से, ऐसे इलेक्ट्रॉन शो कर दिया हम लोगों ने। कोई एटम है जिसकी मैंने एक साइड आप लोगों को दिखाई है कि, और इसको हम लोग जेड कह देंगे, जेड इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उसके अंदर। ये अब पहले मैं इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दूं, देखो सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज का नाम देंगे, इसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो यहां से लेके और यहां तक के इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको हम लोग बोलेंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। और जो ये सबसे लास्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये कौन हो गया, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और ये कौन हो गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब देखो होगा क्या कि यहां दो कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, एक कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स। एक है अट्रैक्टिव फोर्स और एक क्या है, रिपल्सिव फोर्स। देखो जो न्यूक्लियर चार्ज है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है अट्रैक्टिव फोर्स लगाने का।
मींस दिस न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है। और रिपल्सिव फोर्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये न्यूक्लियर चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है। अब बात जो हमें करनी है वो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में करनी है। स्टूडेंट देखो, एक तरफ ये न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसी टाइम ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। मतलब किस तरीके से, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, बट दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो इस इलेक्ट्रॉन पे दोनों फोर्सेस काम कर रही है। अट्रैक्टिव फोर्स तो किसकी काम कर रही है, न्यूक्लियस की, और रिपल्सिव फोर्स किसकी काम कर रही है, इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की। और जो ये कंबाइंड इफेक्ट है, जो ये कंबाइंड इफेक्ट है किसका, अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस एंड रिपल्सिव फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन, इसी कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड किया हुआ है। शील्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप लोग महाभारत या रामायण के अंदर जब जो लड़ाई चल रही थी तो वहां के जो वॉरियर्स होते थे वो अपने सामने इस तरीके के गोल गोल शील्ड लेके चलते थे कि कोई उस पर अटैक करता था, कोई तलवार चलाता था तो उसे आगे लगा देते थे। ऐसे बिल्कुल यहाँ काम हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया हुआ है, शील्ड किया हुआ है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स जो प्रोवाइड करते हैं। मींस दिस इलेक्ट्रॉन फील टू टाइप ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स एंड क्या, रिपल्सिव फोर्स। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर्स, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को हम लोग शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। अब यहां से आगे क्या होगा कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से देखो कई सारे कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाते हैं। एक तो अब ये इलेक्ट्रॉन इजीली से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का आप इजीली से निकाल सकते हो। दूसरा, अगर ये अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो मतलब कि साइज क्या हो सकता है, एटम का बड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीजें ट्रेंड के अंदर कनेक्ट कर जाएंगी। अभी केवल क्या है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ये आपके पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया और ये न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पे क्या लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स। और इसी कंबाइंड इफेक्ट को, अट्रैक्टिव फोर्स के और रिपल्सिव फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट को ही हम लोग क्या कह देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कह देंगे या फिर क्या कह देंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह देंगे। अब स्टूडेंट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या होगा कि नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो यहां तक एक बार आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है नंबर ऑफ इनर शेल के बारे में, मींस फैक्टर अफेक्टिंग द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, और दूसरा हम लोग बात करेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो, पहला फैक्टर है नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। भाई नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इसको अफेक्ट करती है, देखो सीधी सी बात है, ये आपके पास न्यूक्लियर चार्ज है, अब यहां इसके बीच में और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कह देंगे। इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियर चार्ज के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी ज्यादा शेल्स होंगी, वो उतना ही ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियर चार्ज से रोकेंगे करीब आने से, मींस इसको उतना ही ज्यादा रिपेल करेंगे, मतलब इस न्यूक्लियर चार्ज को उतना ही ज्यादा शील्ड करेंगे। मींस मोर द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी स्क्रीनिंग इफेक्ट, मोर विल बी स्क्रीनिंग इफेक्ट। सीधा सा फंडा है, इस न्यूक्लियर चार्ज के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो इसको उतना ही ज्यादा रिपेल करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को उतना ही ज्यादा क्या कर लेंगे, शील्ड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग मान लो चलते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की तरफ चलते हो, फिर जो पोटेशियम के बाद रुबेडियम एंड देन सीजियम एंड देन फ्रेंशियम।
अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा 1s2 और 2s1, मतलब यहाँ s इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो शील्ड कर रहे हैं, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो वो कितने का लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लग रहा है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ 1। उसके बाद आप लोग यहाँ आते हो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब यहाँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो कितना है 1, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये कितना है 1। अब शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए 6 और 2 कितना 8 और 2 कितना 10, शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जब हम लोग आ रहे हैं तो देखो यहाँ केवल 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है और यहाँ शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है कम हो रहा है, क्योंकि इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियर चार्ज के बीच में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से यहाँ शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट क्या है कम है। सिमिलरली अब टॉप आप और नीचे आते चले जाओगे तो यही शील्डिंग इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, मतलब आपका पोटेशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 3s1 के अंदर होगा, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो एक होगा, लेकिन जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है जो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन है मींस जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए इंक्रीज हो गए। ऐसे रुबिडियम का इलेक्ट्रॉन 4s1 में होगा, उससे पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। सीजियम का किस में होगा 6s1 में होगा, इससे पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, उसी तरीके से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ती चली जाएंगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उतनी ही तेजी से इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये पहला फैक्टर था जो शील्डिंग इफेक्ट को अफेक्ट करता है। कौन सा फैक्टर है, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील करता है इस न्यूक्लियर चार्ज से। अब हम लोग कह रहे हैं मोर द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों को नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल लिथियम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है 1s2 और 2s1, तो यहाँ बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने केवल 2 और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है केवल 1। उसके बाद जब आप सोडियम पे जाओगे, लिथियम से सोडियम, तो देखो यहाँ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए, मतलब कि जो 8 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। तो यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अभी भी कितना 1, तो इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये ज्यादा रिपल्शन फील करेगा एज कंपेयर टू लिथियम। और ऐसे ही जब हम नीचे चलते चले जाएंगे तो और भी कई सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में, तो धीरे धीरे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये पहला फैक्टर था नंबर ऑफ इनर शेल विच अफेक्ट द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब सेकेंड जो फैक्टर है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट को किस तरीके से समझा जा सकता है। आपसे कोई ये पूछ ले कि एस पी डी और एफ में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किस में होगा, मतलब मैं लिख दूं यहाँ एन एस एन पी एन डी और एन एफ, ये 4 सबशेल है किसी एक सबशेल की, हमने यहाँ सबशेल जो वो सेम लिए, सॉरी शेल जो वो क्या लिए सेम लिए, तो ये एन एस है, ये एन पी, ये एन डी और ये एन एफ। आपसे कोई कह दे इनमें सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ होगा, अब उस बात को समझने के लिए हमें पहले पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझना होगा। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है कि आपके पास कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ एन एस सबशेल है, यहाँ एन पी है, यहाँ एन डी सबशेल है और यहाँ कौन सी सबशेल है एन एफ। अब इसके सबसे करीब, इस न्यूक्लियर चार्ज के सबसे करीब कौन सी सबशेल जो है पार्ट प्ले कर रही है या अपना टाइम स्पेंड कर रही है, एन एस। अब एनएस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे करीब जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियर चार्ज के, वो सबसे करीब कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, एनएस का इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो साइज आप लोग देखोगे वो इस तरीके से स्फेरिकल होता है। फिर एनपी का जो साइज बताया गया है वो इस तरीके से डंबल शेप टाइप बताया गया है। सिमिलरली एनडी का जो साइज है वो इस तरीके से बताया गया है, और सिमिलरली एफ का भी जो काफी लार्ज साइज हो जाता है। मतलब कि क्या होता जा रहा है कि धीरे धीरे जब आप एनएस से एनएफ की तरफ जाते जा रहे हो तो आपके सबशेल का साइज बढ़ता जा रहा है, और सबशेल का साइज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज से दूर जाता जा रहा है, और जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज से वो उतना ही कम पेनिट्रेट करेगा न्यूक्लियर चार्ज के करीब, मतलब वो उतना ही कम टाइम स्पेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज के करीब। तो सबसे ज्यादा जो टाइम स्पेंड कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज के करीब वो कौन है, एनएस। तो मैं यहाँ एक ऑर्डर लिख दूं यहाँ से यहाँ, ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट
डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये F के जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे ज्यादा कम या सबसे कम पेनिट्रेट कर रहे हैं किसके करीब, न्यूक्लियस के करीब। और सबसे ज्यादा कौन टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन पेनिट्रेट कर रहा है, NS के इलेक्ट्रॉन टाइम स्पेंड कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज के करीब। अब इसको कनेक्ट करते हैं शील्डिंग इफेक्ट से। देखो अब ये सबसे ज्यादा करीब होगा न्यूक्लियर चार्ज के, मतलब NS का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा करीब होगा न्यूक्लियर चार्ज के। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन दे रहा होगा वो कौन देगा, जो न्यूक्लियर चार्ज से सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड होगा। अब टाइटली बाउंड कौन है, NS का इलेक्ट्रॉन है। अब NS का इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा टाइटली बाउंड है तो नॉर्मल सी बात है इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि कोई अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया जा रहा होगा वो जैसे तैसे करके F को भी क्रॉस करके आ गया, मान लो D को भी क्रॉस करके आ गया, फिर P को भी क्रॉस करके आ गया, तो फिर वो किसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, NS को। लेकिन NS को वो इजीली से क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि NS जो वो न्यूक्लियर चार्ज के सबसे करीब और सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड है। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो NS के अंदर सबसे ज्यादा होगा, फिर NP में, फिर किसमें, ND में, और फिर किसमें, NF में। मतलब सबसे करीब इलेक्ट्रॉन उसका उतना ज्यादा ही शील्डिंग इफेक्ट, जितनी ज्यादा करीब सबशेल उसका उतना ज्यादा ही शील्डिंग इफेक्ट। तो दिस पेनिट्रेशन इफेक्ट अफेक्ट द शील्डिंग इफेक्ट लाइक दैट इन दैट वे कि आप लोगों का NS ऑर्बिटल जितना करीब होगा, जितना कोई ऑर्बिटल सबसे करीब होगा न्यूक्लियर चार्ज के, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से यहां आपका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। यहां से यहां इधर हम जो आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से, क्योंकि NS के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियर चार्ज के सबसे करीब है, और जितने ज्यादा जो करीब होगा वो उतना ही ज्यादा उसको क्या करेगा, शील्ड करेगा। फॉर एग्जांपल एक राजा है और उसका एक जो है मंत्री है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो छोटे छोटे सैनिक हैं, तो जो मंत्री है वो उसके सबसे करीब रहता है। तो जो सबसे करीब रहेगा मंत्री, उसको काफी तरीके की जो तलवारबाजी आती होगी, तो वही राजा को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है। सिमिलरली ऐसे ही NS जो है उसको सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड कहा गया है न्यूक्लियर चार्ज से, तो इसीलिए वही सबसे ज्यादा क्या कर सकता है, इसको प्रोटेक्ट कर सकता है या इसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लगा सकता है। तो दीज आर द टू फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर वाज इनर शेल और सेकंड फैक्टर वाज क्या, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ये सारे के दोनों फैक्टर, मतलब जो पहला जो कॉन्सेप्ट था हमारा स्क्रीन इफेक्ट, ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा जब आप लोग पीरियोडिक ट्रेंड को पढ़ोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा हमारा वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझते हैं, तो यहां तक पॉज करके नोट कर सकते हो आप लोग। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखो इफेक्टिव, सेकंड पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो ये फिर से मैंने कोई एटम लिया, ये इसके आसपास जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कह देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इसके मतलब बीच में जो है ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, दीज आर द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये कौन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और ये कौन है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि Z। अब बेटा जो ये Z है ना, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं कहेंगे, ये तो न्यूक्लियर चार्ज है, ये क्या है, केवल न्यूक्लियर चार्ज। हमें किसके ऊपर बात करनी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर बात करनी है। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन से चार्ज की बात हो रही है, ये न्यूक्लियर चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहां से तो ये अपनी पूरी पावर लगा रहा है, लेकिन वो पावर यहां तक कितनी पहुंच रही है, उसी को तो हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कहेंगे। कि मान लो यहां से ये पूरी पावर लगा के अपनी इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे इसकी पूरी पावर नहीं पहुंच रही, पूरी अट्रैक्शन पावर नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब जितनी पावर रह गई है उसी को मैं बोलूंगा, जो इसके ऊपर अफेक्ट कर रही है उसी को मैं क्या बोलूंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी, मान लो मैं कह दूं कि कुछ 10 नंबर की पावर लगाई, लेकिन यहां तक पहुंचते 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 वो केवल 3 रह गई, तो ये 3 क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ये क्या होगा आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये केवल न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो Z की अगर मैं बात करूं तो Z तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज। Z क्या होगा आपका, न्यूक्लियर चार्ज। और हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं, Z स्टार से। तो Z स्टार इज इक्वल टू Z तो हो नहीं सकता,
तो अगर ऐसा होता तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस पे पूरी पावर से अट्रैक्ट होता, यहाँ जो इफेक्ट पहुंचा है वो 10 पहुंचता पूरा। तो ये जेड स्टार जेड तो हो नहीं सकता, इक्वल टू जेड तो हो नहीं सकता, तो अब यहाँ पे हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इस 10 में से बहुत कुछ माइनस हो गया है। अब वो माइनस क्या हुआ है, सिग्मा हुआ है। सिग्मा क्या चीज है, यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कैसे है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, देखो ये जो इफेक्ट कम हुआ है यहाँ से यहाँ जाते हुए, यहाँ से यहाँ जाते हुए, ये जो इफेक्ट कम हुआ है ये किन की वजह से कम हुआ है, इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। मतलब इसने तो पावर कितने का लगाया, 10 का, इन्होंने रिपल्सिव फोर्स कितना लगा दिया, 7 का, तो यहाँ केवल इफेक्ट कितना पहुंचा, 3 पहुंचा। तो मैं क्या कहूंगा कि जेड स्टार क्या होगा, इज इक्वल टू होगा जेड माइनस में सिग्मा। मतलब पहले हमने जेड स्टार देखा, जेड स्टार इज इक्वल टू पाया हमने जेड के, लेकिन फिर बीच के जो इलेक्ट्रॉन है इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इसको इसने यहाँ तक पहुंचाते पहुंचाते क्या कर दिया, जेड स्टार को जेड माइनस सिग्मा कर दिया। और सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। और ये जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा उतना ही कम होता चला जाएगा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई मीन टू से दैट कि जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होता चला जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि इस न्यूक्लियर चार्ज से और इस इलेक्ट्रॉन तक, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ अपनी पूरी पावर से चलता है, लेकिन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है। मतलब यहाँ जो फोर्स लगाने की कोशिश की गई थी यहाँ से यहाँ, तो वो कम होते होते जो है यहाँ 3 पहुंची है। तो ये 3 किस वजह से पहुंची है, इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से पहुंची है। तो हम जो यहाँ चार्ज लग रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ लग रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको मैं जेड स्टार से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जेड स्टार क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड माइनस में सिग्मा। सिग्मा क्या रहेगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, जो ये रिपल्सिव फोर्स लग रही है इनर शेल इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इस इनर शेल इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट बना है, ये जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, उतना ही कम आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो दिस इज अबाउट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ही यूज हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स की बातें करेंगे कि वहां ये सारे के सारे टॉपिक कैसे कनेक्ट होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे वहां कनेक्ट होते हैं। पहला स्क्रीनिंग कांस्टेंट था, फिर था जो शील्डिंग इफेक्ट था फर्स्ट, फिर और उसके बाद फिर क्या था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात है कि Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z माइनस सिग्मा। इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, बाय स्लेटर रूल, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्लेटर रूल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए केवल इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको मेरी नई नई वीडियोस और देखनी है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।